अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। हम देख रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रीवियस ईयर्स पेपर। इस क्रम में आज अभी हम देखते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। ये परीक्षा आयोजित हुई थी 5/7/2016 को। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में भी इसे ज़रूर शेयर करें। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं ए राहुल सांकृत्यायन, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर होगा डी। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आदिकाल का नामकरण करने वाले प्रमुख विद्वान इस प्रकार हैं। नाम चारण काल डॉक्टर ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी और वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल। दूसरा प्रश्न है, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है ए वज्रयानी साधना, बी हठ योग साधना, सी काल भैरव साधना या डी सम्यक साधना। इसका उत्तर होगा बी। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम हठ योग साधना है। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य तथा ठ का अर्थ होता है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ को नाथ पंथ का आरंभकर्ता माना जाता है। तीसरा प्रश्न, हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन है ए दार्शनिक ग्रंथ, बी लोकोपदेशापरक ग्रंथ, सी व्याकरण ग्रंथ या डी सौंदर्य परक ग्रंथ। तो इसका उत्तर होगा सी। हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन एक व्याकरण ग्रंथ है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के दरबार में रहते थे। उक्त व्याकरण ग्रंथ में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इनके अन्य ग्रंथ है कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, देशी नाममाला कोश। चौथा प्रश्न, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे ए जोइंदू, बी रामपाल राम सिंह, सी जिनदत्त सूरी या डी धनपाल। इसका उत्तर होगा बी। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार आदिकालीन कवि मुनिराम सिंह थे। मुनिराम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनिराम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 मानते हैं। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का ए लल्लूलाल, बी इंशा अल्लाह खान, सी अमीर खुसरो या डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका उत्तर है सी। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ यह कथन आदिकालीन लेखक अमीर खुसरो का है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो खड़ी बोली के साहित्य में प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं, जो पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि। छठवां प्रश्न है, देसिल बयाना सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम है ए शालिभद्र सूरी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी चंद्र बरदाई, डी विद्यापति। इसका उत्तर होगा डी। देसिल बयाना सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार आदिकालीन कवि विद्यापति हैं। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। ये शैव संप्रदाय के कवि थे। इनकी प्रमुख रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। प्रथम दोनों रचनाएं अवहट्ट में तथा पदावली मैथिली भाषा में रचित है। पदावली विद्यापति के प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ है। सातवां प्रश्न, सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है ए महाकाव्य, बी सुभाषित संग्रह, सी खंड काव्य, डी एकार्थ काव्य। इसका उत्तर होगा बी। सारंगधर पद्धति सुभाषित संग्रह विधा की रचना है। सारंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं, जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं। आठवां प्रश्न, मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं ए रहीम, बी सुंदरदास, सी जयदेव या डी विद्यापति। इसका उत्तर होता है डी। आदिकालीन कवि विद्यापति को मैथिली भाषा में पदावली की रचना करने के कारण मैथिल कोकिल नाम से जाना जाता है। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जो निम्नवत हैं अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहर, नव कवि शेखर, खेलन कवि
दशावधान, पंचानन आदि। 9वां प्रश्न है, बीसलदेव रासो की नायिका का नाम है। ए पद्यावती, बी मानवती, सी राजमती, डी धनमती। इसका उत्तर होगा सी, बीसलदेव रासो की नायिका का नाम राजमती है। बीसलदेव रासो पुरानी पश्चिमी राजस्थानी की सिद्ध सिद्ध रचना है। इसके रचनाकार नरपति नाल है। यह आदिकालीन श्रृंगारिक रचना माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगति परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ माना है। 10वां प्रश्न है, रणमल छंद नाम काव्य के रचनाकार हैं। ए विद्याधर, बी जयानक, सी जगनिक, डी श्रीधर। इसका उत्तर होगा डी, रणमल छंद काव्य के रचनाकार श्रीधर हैं। इनकी रचना 1459 ईस्वी में हुई थी। यह डिंगल भाषा में रचित 70 छंदों का एक वीर गीत है। 11वां प्रश्न है, कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है। ए वेदांत का प्रभाव, बी सूफी सत्संग का प्रभाव, सी अन्योक्ति का प्रभाव, डी ज्ञान मार्गी चिंतन का प्रभाव। इसका उत्तर है बी, कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण सूफी सत्संग का प्रभाव है। कहा जाता है कि कबीरदास पर हिंदुओं के वेदांत एवं सूफी के प्रेम तत्व दोनों का प्रभाव था, परंतु कबीर इन दोनों से ही अलग ज्ञान मार्ग को अपनाया। कबीर स्थान स्थान पर ज्ञान मार्ग की प्रतिष्ठा का करते पाए जाते हैं। यथा, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। 12वां प्रश्न है, निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ थे। दादू दयाल, बी धर्मदास, सी सुंदरदास, डी कबीरदास। इसका उत्तर होगा सी, निर्गुण पंथियों में सुंदरदास सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ थे। इनका जन्म जयपुर के दौसा नामक स्थान पर खंडेलवाल वैश्य कुल में हुआ था। सुंदरदास जी संत दादू दयाल के शिष्य थे। अल्प वय में ही दीक्षा लेकर काशी चले गए, जहाँ रहकर इन्होंने संस्कृत व हिंदी व्याकरण कोश, शास्त्र, पुराण, वेदांत आदि का गहन अध्ययन किया। नाम के ही अनुरूप ये अत्यंत सुंदर थे। ज्ञान समुद्र एवं सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 13वां प्रश्न है, अगु नहीं सगु नहीं नहीं कछु भेदा उक्ति है। ए तुलसीदास, बी मलिक मोहम्मद जायसी की, सी मंझन की, या डी कबीरदास की। तो इसका उत्तर होगा ए, अगु नहीं सगु नहीं नहीं कछु भेदा उक्ति तुलसीदास की है। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। उक्त पंक्ति में तुलसी के समन्वयवादी दृष्टि का परिचय मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके विषय में कहा है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ग्रियर्सन इन्हें बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक मानते हैं। 14वां प्रश्न है, साहित्य को सुरसरी सबका हितकारी घोषित किया है। ए केशवदास ने, बी रामानंदाचार्य ने, सी सूरदास ने, या डी गोस्वामी तुलसीदास ने। इसका उत्तर है डी, साहित्य को सुर सरिसम सबका हितकारी गोस्वामी तुलसीदास ने घोषित किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने प्रसिद्ध कृति रामचरितमानस के बालकांड में स्पष्ट लिखा है, कीरत भनीति भूति भली सोई, सुर सरिसम सबका हित होई। 15वां प्रश्न है, बरवै रामायण के नामकरण का आधार है। ए बरवै छंद, बी रहीम का सुझाव, सी अज्ञात छंद, डी तुलसी का बिरवा। तो इसका उत्तर होगा ए, बरवै रामायण के नामकरण का आधार बरवै छंद है। बरवै अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। बरवै अवधी भाषा का निजी छंद माना जाता है। बरवै का एक उदाहरण है दृष्टव्य, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, जान पर सिय हियरे जब को मिलाए। बरवै रामायण तुलसीदास कृत एक मुक्तक काव्य है जो 7 कांडों में विभक्त है। गोस्वामी तुलसीदास की 4 रचनाएं ऐसी हैं जिनमें उत्तरकांड का वर्णन है। उत्तरकांड का वर्ण है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली एवं बरवै रामायण। 16वां प्रश्न है, ही तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले हैं। ए रामविलास शर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका उत्तर होगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोस्वामी तुलसीदास को लोकनायक कहा है। तुलसीदास के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। विभिन्न दृष्टियों से तुलसी का महत्व प्रतिपादित करने वाले कुछ विद्वान हैं।
नाभादास ने कहा है कलिकाल का वाल्मीकि। स्मिथ ने कहा मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को कहा जातीय कवि। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास को कहा है बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। और अमृतलाल नागर ने मानस का हंस। मानस का हंस इनका शीर्षक से उपन्यास भी है। रामलला नहचू रचना की शैली है। ए अवधि लोकगीतों की। बी 56 छंद विशिष्ट। सी सवैया प्रधान। डी सतसई व्रत। इसका उत्तर होगा ए रामलला नहचू रचना की शैली अवधि लोकगीतों की शैली है। रामलला नहचू को अधिकांश विद्वान तुलसीदास की प्रथम कृति मानते हैं। यह एक प्रबंध काव्य है जिसकी रचना ठेठ अवधि के सोहर छंद में हुई है। 18वां प्रश्न सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वैदर्भपूर्ण अंश है। ए संयोग श्रृंगार वर्णन। बी बाल वर्णन। सी प्रकृति वर्णन या डी भ्रमर गीत। इसका उत्तर होगा डी सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वैदर्भपूर्ण अंश भ्रमर गीत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है सूरदासी ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीलागान का महान समुद्र। सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। सूरसागर का उपजीव्य भाव जगत भागवत पुराण महापुराण का 10वां स्कंद है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया है। 19वां प्रश्न है और सब गढ़िया नंददास जड़िया उक्ति में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया। ए नंददास का चिंतक रूप। बी नंददास की तार्किकता। सी नंददास का शब्द प्रयोग या डी नंददास का व्यवहार। इसका उत्तर है सी और सब गढ़िया नंददास झड़िया उक्त कवि में नंददास के शब्द प्रयोग की विशेषता की ओर संकेत किया गया। अष्टछाप में कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद आता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बाराखड़ी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, 10वां स्कंद भाषा। 20वां प्रश्न मीराबाई की उपासना पद्धति थी। ए सखा भाव की। बी पुष्टि मार्गी। सी माधुर्य भाव की। डी श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ की। इसका उत्तर होगा सी मीराबाई की उपासना पद्धति माधुर्य भाव की है। मीराबाई मूलतः संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवित्री हैं। इनकी प्रमुख रचना है गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ, राग गोविंद, राग मलार राग, सत्यभामानुरूषणम, मीरा की गरबी, रुक्मिणी मंगल। 21वां प्रश्न है भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित उक्ति में कवि केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है। ए अलंकार प्रियता। बी रसिकता। सी प्रभुता प्रियता। डी भक्ति की आकुलता। इसका उत्तर होगा ए भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित उक्ति में कवि केशव ने अपनी अलंकार प्रियता की अभिरुचि प्रकट की है। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें अलंकारवादी मानते हैं। केशव भामा दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को कोट का कवि भी कहा है। ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। ए सेनापति, बी गंग कवि, सी केशवदास या डी बनारसी दास। तो इसका उत्तर होगा ए सेनापति ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है ये बड़े सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं कवित रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रथम आचार्य किसे मानते हैं। ए केशवदास को, बी भूषण को, सी महाराज जसवंत सिंह को या डी चिंतामणि को। तो इसका उत्तर होगा डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रथम आचार्य माना है। चिंतामणि मूलतः रसवादी आचार्य थे। केशवदास को रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। कृपाराम कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। 24वां प्रश्न महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम है भाषा भूषण, अलंकार रत्नाकर, भूषण चंद्रिका, आनंद विलास। इसका उत्तर है ए महाराज जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ है का नाम है भाषा भूषण।
जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भाषा भूषण के 212 दोहों में अलंकारों का परिचय देते हुए निरूपण किया है। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध एवं सिद्धांत सार। 25वां प्रश्न, अली कली ही बोध्यो आगे कौन हवाल उक्ति में कवि बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है? ए दार्शनिक रूप, बी प्रवचनकर्ता रूप, सी उद्बोधक रूप, डी नीतिकार रूप। इसका उत्तर होगा सी, अली कली ही सो विद्यो आगे कौन हवाल उक्ति में कवि बिहारी का उद्बोधक रूप प्रकट हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नागेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। 26वां प्रश्न, जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रम में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा था? ए जगत विनोद, बी राम रसायन, सी हिम्मत बहादुर, डी प्रबोध पचासा। इसका उत्तर होगा ए, जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रम में रहते हुए पद्माकर ने जगत विनोद नामक लक्षण ग्रंथ लिखा था। इनकी अन्य रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली, कली पचीसी। 27वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भाव मूर्ति विधायिनी कल्पना की प्रशंसा क्यों की है? ए भाषा की ललित पदवी के कारण, भाषा की ललित पदावली के कारण, बी लाक्षणिक शब्दों की छटा के कारण, सी सुंदर कोमल भाव तरंग के कारण, डी इन तीनों गुणों से युक्त शैली के कारण। तो इसका उत्तर होगा डी, रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भाव मूर्ति विधायिनी कल्पना की प्रशंसा इन तीनों गुणों से युक्त शैली के कारण की है। पद्माकर रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं इस प्रकार है, हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्याभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली, कली पचीसी, राम रसायन, अलीजाह प्रकाश। 28वां प्रश्न, किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? ए भक्त शिरोमणि, बी दासानुदास, सी नागरीदास, डी राठौड़ वंशावतंस। इसका उत्तर होगा सी, किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में नागरीदास नाम से जाने जाते हैं। नागरीदास वल्लभ कुल के गोस्वामी रणछोड़ जी के शिष्य थे। इनके इष्ट देव श्री कल्याण राय जी तथा श्री नित्य गोपाल जी थे। इनके रचे पद ब्रज मंडल में काफी प्रसिद्ध थे। नागरीदास के पद इस प्रकार हैं, इक मिलत भुजनी भरी दौरी दौरी, इक टेरी बुलावत और ओरी, को चले जात सहजय सुभाए, पद गाय उठत भोगहि सुनाए। 29वां प्रश्न, भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है? ए रचनाएं, स्वयं रचनाएं लिखकर, बी समाचार पत्र निकालकर, सी भारतेंदु मंडल का गठन करके, डी इनमें से सभी साधनों के माध्यम। तो इसका उत्तर होगा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी में योगदान का स्वरूप है स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर तथा भारतेंदु मंडल का गठन करके। भारतेंदु युग पुनर्जागरण काल 1843 से 67 तक की कालखंड को माना जाता है। शुक्ल जी ने इस काल को नई धारा प्रथम उत्थान 1868 से 93 नाम दिया है। 30वां प्रश्न है, हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले थे? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी महर्षि दयानंद सरस्वती, डी गिरधर दास। इसका उत्तर होगा सी, हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती थे। स्वामी जी आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक, अखंड ब्रह्मचारी तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। उन्होंने वेदों के प्रचार और आर्यावर्त को स्वतंत्रता दिलाने के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इनकी कृतियां हैं सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, चतुर्वेदीय विषय सूची। 31वां प्रश्न है, हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका का नाम है? ए सरस्वती मासिक, बी हिंदी प्रदीप, सी धर्म दिवाकर, डी काशी पत्रिका। तो इसका उत्तर होगा ए, हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका का नाम सरस्वती मासिक है। सरस्वती हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध रूप गुण संपन्न प्रतिनिधि पत्रिका थी। इस पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद में सन 1900 इसके जनवरी मास में प्रारंभ हुआ था।
1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए और 1920 तक रहे। एक और भाषा के स्तर पर और दूसरी ओर प्रेरक बनकर मार्गदर्शन का कार्य संभालकर द्विवेदी जी ने साहित्यिक और राष्ट्रीय चेतना को स्वर प्रदान किया। 32वां प्रश्न है, गोदान उपन्यास में को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें ए भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण है, बी सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचन है, सी भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है, या डी इनमें से सभी। तो इसका उत्तर होगा डी। गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें से निम्न विशेषताएं हैं। ए भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण है, दूसरा सामान्य आदमी के अच्छाइयों का विवेचन है, तीसरा भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म विनिवेश है। गोदान 1935 से इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है। गोदान के नायक होरी और नायिका धनिया के परिवार के रूप में हम भारत की एक विशेष संस्कृति को सजीव और साकार पाते हैं। 33वां प्रश्न है, यशपाल के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का क्या कारण है। ए उसमें झूठ को सच के रूप में दिखाया गया है, बी उसमें भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ प्रस्तुत है, सी उसमें मनुष्यता को हराते हुए दिखाया गया है, डी उसमें रचनाकार कुछ भी अपनी ओर से नहीं कहता। इसका उत्तर है बी। यशपाल के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का कारण उसमें भारत विभाजन की वेदना की यथार्थ प्रस्तुति है। झूठा सच के लेखक यशपाल हैं। झूठा सच उपन्यास 2 भागों में विभाजित है। पहला वतन और देश 1958 भाग 1, दूसरा देश का भविष्य 1960 भाग 2। यशपाल के अन्य उपन्यास हैं दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात। 34वां प्रश्न, पुरस्कार कहानी किसकी रचना है। ए जयशंकर प्रसाद, बी सुदर्शन की, सी विश्वंभर नाथ उपाध्याय की, या डी प्रेमचंद की। इसका उत्तर होगा ए। पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की अन्य कहानी इस प्रकार है, पत्थर की पुकार, दूसरा उस पार का योगी, तीसरा चंदा, चौथा देवदासी, पांचवा ममता, छठवां खंडहर की लिपि, 7वां घीसू, 8वां चूड़ी वाली, 9वां बिसाती, 10वां सालवती, 11वां मधुआ, 12वां नूरी, 13वां गुंडा, 14वां छोटा जादूगर। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम तथा अंतिम कहानी सालवती है। 35वां प्रश्न है, प्रखर साम्यवादी आलोचक हैं डॉक्टर सरनाम सिंह शर्मा अरुण, बी डॉक्टर देवराज उपाध्याय, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, या डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका उत्तर होगा डी। प्रखर साम्यवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृत, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र और हिंदी आलोचना, भाषा और समाज, साहित्य, अस्थाई मूल और मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना 3 भाग, 12वां हिंदी जाति का साहित्य। 36वां प्रश्न, शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक हैं। ए बद्री नारायण चौधरी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी बाल मुकुंद गुप्त, डी प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका उत्तर होगा सी। शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक बाल मुकुंद गुप्त हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से अनस्थिरता शब्द को लेकर उनकी आलोचना आत्माराम नाम से की। बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904 से 1905 में भारत मित्र में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा। 37वां प्रश्न, हरिऔध कृत उस महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। ए चौखे चौपदे, बी प्रिय प्रवास, सी वैदेही वनवास, या डी उद्धव शतक। इसका उत्तर है बी। हरिऔध की कृत प्रिय प्रवास महाकाव्य में संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास 1914, इसमें 17 सर्ग हैं। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। हरिऔध जी ने पारिजात प्रबंध काव्य की रचना की है जिसमें 15 सर्ग हैं, जिसका विषय वस्तु आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। 38वां प्रश्न है,
हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह प्रयाण गीत कहाँ से लिया गया? ए ध्रुव स्वामिनी से, बी स्कंदगुप्त से, सी चंद्रगुप्त से, डी विशाख से। तो इसका उत्तर होगा सी, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह प्रणय गीत चंद्रगुप्त से लिया गया है। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक है। इसमें विदेशियों से भारत के संघर्ष में भारत की विजय की थीम दिखाई गई है। प्रसाद जी के मन में भारत की गुलामी को लेकर गहरी व्यथा थी। इस ऐतिहासिक प्रसंग के माध्यम से उन्होंने अपने इसी विश्वास को वाणी दी। अन्य विकल्प प्रसाद जी के नाटक हैं। 39वां प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं कृति के रचनाकार हैं? ए हरिवंश राय बच्चन, बी अंबिका दत्त, सी महात्मा गांधी या डी स्वामी दयानंद। तो इसका उत्तर होगा ए, क्या भूलूं ये क्या याद करूं कृति के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं। यह आत्मकथा विधा की रचना है। इनकी अन्य आत्मकथा इस प्रकार है, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इनकी आत्मकथाएं एक सशक्त महागाथा है जो उनके जीवन और कविता के की अंतरधारा का वृत्तांत ही नहीं करती बल्कि छायावादी युग के बाद के साहित्यिक परिदृश्य का विवेचन भी प्रस्तुत करती हैं। 40वां प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार का उद्देश्य है? ए अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, बी वर्तमान को सार्थक करना, सी भविष्य का निर्माण करना, डी इनमें से सभी। इसका उत्तर होगा डी, भारत भारती की रचना का उद्देश्य इस प्रकार है, अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, बी दूसरा वर्तमान को सार्थक करना, तीसरा भविष्य का निर्माण करना। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुसद्देहाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। 41वां प्रश्न इसमें सुमेलित करने का है। एक तरफ सूची दी है रचनाओं की और दूसरे भक्ति काल किन कवियों की का नाम दिया हुआ है। हम सीधे सुमेलन देख लेते हैं। भक्तमाल रचना है नाभादास की, भक्तनामा वाली रचना है ध्रुवदास की, गोसाई चरित वेड़ी माधवदास की रचना है और 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं इसे अब यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्नों का अगले भाग में वीडियो आएगी। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने एजुकेशनल ग्रुप में और जो भी विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाने का प्रयास कीजिए। और किसी भी परीक्षा को देने से पहले उसके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को ज़रूर देखने चाहिए। और ये बहुत अच्छी पुस्तक है यूथ कंपटीशन की। इसमें केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के भी इसमें पेपर दिए हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, जो आगामी परीक्षा की रणनीति तैयार करने के लिए या आगामी परीक्षाओं में सफलता हासिल करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन। और पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने विचार और प्रश्न कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।